आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इलेक्शन एजेंडा में आज का खैर मकदम है। आज इलेक्शन एजेंडा में हम बात करेंगे जुनूब और शिमाल के इंतखाबी मौज़ूआत, रहनुमाओं और इंतखाबी सोच की। नाजरीन, हिंदुस्तान में कौमी और रियासती सतह पर सियासी मवाज़नी की बात की जाए तो ज्यादातर शिमाली हिंद की ही बालादस्ती रही। वजह साफ है, शिमाली हिंद हिंदी स्टेट है जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वगैरह शामिल हैं। इन्हीं इलाकों से ज्यादातर लीडर कौमी सियासत पर हावी रहे क्योंकि इसकी एक अहम वजह जबान ही रही है। जनूबी हिंद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी के इलाके शामिल हैं। जनूबी हिंद द्राविड़ लोगों का गढ़ है और जनूबी हिंद में द्राविड़ी जबानें जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह बोली जाती है। लोकसभा इंतखाबात कौमी मुद्दों पर लड़े जाते हैं। मौजूदा हालात में रियासती पार्टियां कौमी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। क्या यह मुमकिन हो पाएगा और क्या वजूहात हो सकती हैं? शिमाल और जुनूब की इंतखाबी सोच और रहनुमाओं पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जनूबी हिंद की अगर हम बात करें तो मखलूत सरकार जब रही उसी वक्त जनूबी हिंद के लीडरों को मौका मिला मरकज में, यानी मरकजी सियासत पर असरअंदाज होने का। दो तीन नाम हैं जिसमें कर्नाटक से देवेगौड़ा की अगर हम बात करें तो एक मौका मिला जनूब की रियासत कर्नाटक से देवेगौड़ा को मरकज में अपने वजीर आजम होने का एहसास कराने और रोल अदा करने का। और वहीं आप नरसिम्हा राव की बात ले लें, तेलंगाना से, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, खासकर तेलंगाना से अगर हम बात करें तो नरसिम्हा राव वजीर आजम बने, मरकजी सियासत पर अपने आप को असरअंदाज किया। तो कुल मिलाकर ज्यादातर हिंदी स्टेट, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश हमेशा से ज्यादातर मरकज पर असरअंदाज होने की कोशिश रही, तो वो मरकज में उत्तर प्रदेश से ज्यादा नुमाइंदगी देखने को मिली। हमारे साथ खास मेहमान हैं सैयद एजाज अहमद जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं और वेंकट रमना हमारे साथ जुड़े हुए असिस्टेंट एडिटर। आप दोनों का खैर मकदम है। वेंकट, आपका भी स्वागत है। एजाज साहब, जिस तरह से अगर हम बात करें कि जुनूब और शिमाल की रहनुमाओं की और सोच की क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कभी भी शिमाली जो है रियासतें हावी रही हैं मरकज पर, जुनूब को मौका नहीं मिला, वजूहात क्या क्या आपके जहन में आती हैं इस हवाले से? देखिए, अब तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस हुए हैं, तो शुमाल और जुनूब ये दोनों सियासी तौर पर ये बिल्कुल मुख्तलिफ इनका रोल अदा किया गया है। जिस तरह नॉर्थ में जब भी इलेक्शन की बात हुई है, जनरल इलेक्शन की बात हुई है, वहां पर हमेशा हमें ये देखने को मिलता है, अब जैसे 2014 के इलेक्शन में जी, और साउथ को अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्थ में मुसलमानों के लिए जो अक़लियती हैं, इनके लिए बंटने के लिए इनको एक रास्ता मिल गया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इतनी रही वहां पर, मगर इस तरह का कोई मौका साउथ में आप मुसलमानों के लिए नहीं सोच सकते। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, यहां पर हम सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी अगर आजकल हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं अक़लियती, मगर रीजनल पार्टीज भी अगर हैं तो मुसलमानों के वोट बटते नहीं। यहां पर मैं अक़लियतों की या मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शिमाल और जुनूब के बीच का जो फासला है, कभी भी बालादस्ती आप देखें तो वो आपको शिमाल की ही रहेगी, जुनूब की नजर नहीं आती है। क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं कि जुनूबी हिंद बालादस्ती कबूल भी नहीं करता और वहां तक पहुंच भी नहीं पाता? मुझे कनेक्टिविटी नहीं आ रही। हेलो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो
नहीं आ रही, नहीं आ रही। अभी पहुंच रही है? जी 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 जी, मैं ये चाह रहा हूं कि शिमाल और जुनूब के बीच का जो फासला है, सिर्फ शिमाल के लोगों की बालादस्ती रही जी, और जुनूब ने कभी भी शिमाल की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। मरकज में रोल जो है शिमाल हिंद का ही रहा है। क्या अवामिल हो सकते हैं? फिर आवाज नहीं आ रही, फिर आवाज कट रही है। चलिए, वेंकट रमना हमारे साथ जुड़े। वेंकट रमना, जिस तरह से अगर हम साउथ और नॉर्थ की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि साउथ हमेशा अपना सियासी जो है क्या कहें एक असर रखता है। लोकल लीडरशिप की हमेशा यहां पर एक पहुंच रही, एक फेस सामने रहा है। क्या चीजें लिखती हैं? क्या आपको लगता है कि जुनूबी हिंद, अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ हमेशा पीछे रहा है नॉर्थ के मुकाबले में? वेंकट। या थैंक यू जिलानी। यहाँ देखें तो नॉर्थ, या जिलानी थैंक यू वेरी मच। और साउथ और नॉर्थ का डिफरेंस देखें तो नॉर्थ के कंपेयर करें तो साउथ में थोड़ा तीन चीज़ें राजनीति पर बहुत इफेक्ट रहते हैं। यहाँ पे एक है कि सिनेमा इफेक्ट जो है, यहाँ देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में देखें तो सिनेमा इंडस्ट्री से जो पर्सनालिटीज आते हैं, एमजी हार हो, नहीं तो जयललिता हो, ये अपने अपने पार्टीज को लेके राजनीति में आगे बढ़ा है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स भी बना चुका है तमिलनाडु में। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी देखें तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में पूरा रेवोल्यूशनरी, पूरा पॉलिटिक्स में एक रेवोल्यूशनरी बन गया। एनटी रामाराव राजनीति में आके यहाँ तेलुगुदेशम पार्टी करके एक तेलुगुदेशम पार्टी लॉन्च करके केवल 9 महीने में 50 साल की कांग्रेस पार्टी को हार के 9 महीने में चीफ मिनिस्टर बना चुका है। ये रिकॉर्ड टाइम पे वो एनटी रामाराव ने अपने पार्टी को पावर में लेके आया है। ये फिल्म पर्सनालिटीज का इम्पैक्ट जो रहता है, वो इसी इम्पैक्ट से यहाँ पे इसी इम्पैक्ट से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये रहने का चांस है। और एनटी रामाराव का चेहरा लगा के अब नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में पॉलिटिक्स कर रही है, आंध्र प्रदेश में राजनीति चला रहा है। अभी भी एनटीआर का जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स फुलफिल करने का मौका हमें आया है। वो हम कोई केवल तेलुगुदेशम पार्टी के एनटी रामाराव के ड्रीम्स जो है केवल नारा चंद्रबाबू नायडू ने हासिल कर सकता करके अब राजनीति चला रहा है। और एक यहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है, और इसमें फिल्म पर्सनालिटीज के अलावा और एक परिवार का पॉलिटिक्स जो रहता है, वंशधार पॉलिटिक्स जो है जो आता है, वो भी इस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका इफेक्ट ज़्यादा है। क्योंकि अब देखें तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी देखें तो एनटीआर से लेके चंद्रबाबू नायडू आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू से लेके नेक्स्ट लोकेश आने का चांस है। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन ने लॉन्च किया है, लेकिन वाईएस राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को एक रीजनल पार्टी तरह यहाँ पे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में राजनीति किया है। ये कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी भी होने दो, लेकिन वाईएस राजशेखर ने इसको रीजनल पार्टी जैसा चलाया। बिल्कुल, एक स्टेट फेस की वैल्यू है। स्टेट फेस की वजह से ही नेशनल पार्टियां स्टेट में दिखाई देती हैं। एजाज अहमद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। एजाज अहमद साहब, दोबारा कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। रमना, एक तरह से और भी एक चीज है, फेयर पॉलिटिक्स को भी जो है साउथ में जो है एक तरह से प्रमोट किया गया है, फेयर पॉलिटिक्स को भी। यह भी एक वजह रही है साउथ की। या तब साउथ में पॉलिटिक्स में वंशधार पॉलिटिक्स जो एक रहता है, यहाँ पे मनी का पावर भी ज़्यादा रहता है। वो पॉलिटिक्स में चलाने के लिए बहुत फंड्स भी होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे फंड वो रीजनल पार्टी जो रहता है पावर में आए तो पार्टी को और गवर्नमेंट को और पॉलिटिक्स को साइमल्टेनियसली चलाता। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत कॉस्टली भी हो गया है। अब देखें तो अब चुनाव लड़ रहा है आंध्र प्रदेश में, हम
अब विजयवाड़ा में है, आप देख सकते हैं एम्बियंस भी। तो विजयवाड़ा में जो है अब इलेक्शंस बहुत कॉस्टली हो गया है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी दिस इज फॉर द बोथ द पार्टी दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आए तो सो नेक्स्ट इसका फ्यूचर क्या होगा बल्कि एक है। और टीडीपी का भी सेम सिचुएशन है। अब स्टेट को डेवलप करने का ताकत टीडीपी को ही है, इसको चलाने के लिए हमें ताकत है, इसलिए हमारे को फिर जितवा दीजिए बोल के पूरा पार्टियां लोगों के पास जाके वोट मांग रहा है। सो वो ऐसा चलाने के लिए बहुत फंड्स रिक्वायर होते हैं, वो फंड्स के जैसा यहाँ पे चलाने बिल्कुल एक तरह से वहां पर सियासी लड़ाई जोरों पर है। और जैसा कि आपने कहा कि परिवार पार्टी और परिवारवाद भी ज्यादातर देखा जा रहा है। सैयद एजाज अहमद साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके बेंगलुरु स्टूडियो से। एजाज साहब, जिस तरह से हमने बात की कि पार्लियामेंट इलेक्शन की हम बात करें तो ये कौमी मुद्दों पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जुनूब की अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में ज्यादातर आप देखिए मजहबी पॉलिटिक्स या फिर साउथ का अपना एक दबदबा है। और क्या चीजें आपको लगती है कि साउथ की पॉलिटिक्स ही साउथ के लोगों पर हावी रहती है? कनेक्शन ಇಲ್ಲ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है एजाज साहब? हेलो, हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जानना चाहते हैं कि कौमी मुद्दों पर पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, लेकिन रियासती मुद्दे या फिर रियासती लीडरशिप ही जो है हावी रहती है जुनूब हिंद की हम बात करें तो। साउथ की अगर हम बात करें फिर कट हो गया। लकक तो जो है लगातार तकनीकी खराबी बेंगलुरु से हो रही है। वेंकट रमना, जिस तरह से आपने इधर आंध्रा और तेलंगाना की बात की, वहीं हम अगर तमिल और केरला की बात करते हैं, दीगर स्टेट की बात करते हैं, तमिल में भी लगभग वही सिचुएशन है जिस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। सर, रीजनल पार्टीज जो है इससे पहले हम बात कर चुके हैं डीएमके पार्टी के इधर। तो इससे पहले एमजीआर आया है, इसके नेक्स्ट जयललिता आया है, जयललिता के बाद अब पार्टी का सिचुएशन क्या है बिल्कुल थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो दिख रहा है, लेकिन कोई ना कोई इसको लेके आगे बढ़ने का चांस है। और एक तरफ डीएमके भी है। डीएमके करुणानिधि गुजरने के बाद और नेक्स्ट स्टालिन आ गया है। स्टालिन आके अब इलेक्शंस पे लड़ रहा है। नेक्स्ट स्टालिन आने का चांस है करके वहाँ पे बहुत सारे राजनीति का विश्लेषक भी इसके बारे में बोल रहा है। तो ये और एक इससे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया है, तमिलनाडु का, और तेलंगाना में भी देखें तो तेलंगाना में भी अब रियासत कर रहा है तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब तो देखने में चीफ मिनिस्टर ने के चंद्रशेखर राव ने चीफ मिनिस्टर बना चुका है। इसके बाद इनका बेटा केसीआर का बेटा केटीआर जो है अब वर्किंग प्रेसिडेंट बना चुका है। नेक्स्ट अगर से सेंट्रल में केसीआर कुछ क्रूशियल रोल प्ले कर सके तो यहाँ पे केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने का चांस है, बल्कि पॉलिटिकल एनालिस्ट ने इसको एनालाइज कर रहा है। बिल्कुल देखना चाहिए आगे क्या होने का है। वेंकट, जिस तरह से आपने बात की इन स्टेट्स की, यहाँ पर नेशनल एजेंडा के तहत जो है नेशनल पार्टीज अपनी बात रखती हैं, लेकिन क्या लगता है कि इन स्टेट्स में, चाहे वो आप तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की, आंध्रा की बात करें, यहाँ पर नेशनल लीडरशिप को वो प्लेस नहीं मिलती है जितना स्टेट लीडर्स को मिलती है। नेशनल लीडरशिप अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी पार्टी का चेहरा है, और राहुल गांधी उनके सामने है। दो बड़ी पार्टियां नेशनल लेवल पर अब सामने हैं इन स्टेट के, लेकिन आज तक इनको सही मकाम, सही जगह नहीं मिल पाई है। तो क्या रीजंस आपको लगते हैं? या आप जो कहा सही कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हवा देशव्याप्त अब चल रहा है करके एक दिन भर हमें पता चल रहा है। लेकिन हम देखें तो नरेंद्र मोदी जैसा लीडरों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में रिसीव करने के लिए जनता ने इतना एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि हम इसे पहले भी देखा था। रिसेंटली तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस में देखे तो इससे पहले
बीजेपी को 5 सीट थे। जी। यहाँ पे आके असेंबली इलेक्शंस में मोदी कैंपेन किया है और अमित शाह कैंपेन किया है और बहुत सारे नेशनल लीडर्स यहाँ पे आके कैंपेन किया है, लेकिन 5 असेंबली सीट्स जो है ये कम होके 1 तक आ गया। एक के अब देखें तो तेलंगाना असेंबली में 1 ही असेंबली सीट बीजेपी को मिला है। और ऐसी आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश इससे पहले लास्ट 2014 इलेक्शंस में बीजेपी के साथ टीडीपी दोनों मिलके यहाँ पे चुनाव लड़ चुका है। यहाँ पे कंसिडरेबल सीट्स बीजेपी को भी आया है, वो दोनों मिलके सेंट्रल में काम भी किया है। एपी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, फंड्स नहीं दिया करके टीडीपी ने वो अलायंस से बाहर निकल चुका है। अब देखें तो आंध्र प्रदेश में अगली चुनाव में, नेक्स्ट चुनाव जो रहता है वो बीजेपी कितना सीट्स हासिल कर सकते बोले तो वो फिर स्टिल एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ठीक। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लास्ट इलेक्शंस में राहुल गांधी आया है, सोनिया गांधी आया है, आके अपने कैंपेन भी किया है, लेकिन वो कामयाबी वो चीज नहीं मिल पाई जो उन्हें चाहिए थी। बहरहाल अब पार्लियामेंट इलेक्शन है, ऐसे में एजाज साहब, एक बार फिर हम सैयद एजाज अहमद साहब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब, आपको आवाज आ रही है अब मेरी बराबर से? आ रही सर, हाँ। तो ये साउथ और नॉर्थ के बीच का जो फासला है, ये कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए ये जो फासला है ये कम हो और पॉलिटिक्स में एक बेहतर रोल अदा कर सके साउथ, तो ऐसे में क्या कोशिशें हो सकती है? क्या वजह है कि असरअंदाज नहीं हो पा रही हैं नेशनल पार्टियां इन स्टेट्स में? अच्छा, नहीं, मैं कनेक्शन नहीं हो रहा। हेलो, आई एम नॉट, हेलो, मैं आपको सुन नहीं पाया। हेलो, आपको सुन नहीं पाया। लगता है हमारी आवाज अभी भी नहीं पहुंच पा रही है एजाज साहब को। वेंकट, जिस तरह से आपने कहा कि तीनों रियासतों में इस तरह से रहा है, और भी लैंग्वेज का कहीं ना कहीं असर रहा है, जबान का, कल्चर का, और जिस तरह से आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल रहा है जो असरअंदाज करती रहे, वो जो पर्सनालिटीज हैं उन्होंने असर रखा है इन स्टेट में, तो कल्चर और जबान का भी कहीं ना कहीं असर रहा है। या डेफिनेटली जिलानी जी, वो हम देखें तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हम देखें तो नॉर्थ इंडिया को हिंदी बेल्ट बुलाया जाता है और साउथ इंडिया को रीजनल बेल्ट जैसा, क्योंकि वहाँ पे पूरा वो नॉर्थ में जो है पूरा हिंदी बात करने वाला ज्यादा रहता है, रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी स्टेट्स माना जाता है। और साउथ में आए तो तमिलनाडु में तमिल बात करते, केरला में केरली बात करते, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बात करते, कर्नाटक में कन्नड़ा बात करते। ऐसा रीजनल लैंग्वेजेस का प्रभाव, रीजनल लैंग्वेजेस का इफेक्ट साउथ में ज़्यादा रहता है। अपने ज़बान को महत्वपूर्ण चाहते हैं, वो उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा कोशिश भी करता है। सो इससे पहले हम देखें तो एक बार यूनियन कैबिनेट में डीएम के जुड़ने से पहले एक शर्त भी लगाया है, तमिल लैंग्वेजेस को आप पुरातन लैंग्वेज, पुरातन लैंग्वेज बनाने के को एश्योरेंस दिए तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। इससे ऐसा वाला एक कंपल्शन ने इससे पहले कांग्रेस के सामने करुणानिधि ने लगा चुका है। इसके वजह से तमिल लैंग्वेज को वो स्टेटस भी आ गया है। ऐसा अपने जबान को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के लोग बहुत इस पे नजर रखता है। और इससे पहले देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वो स्कूल की पढ़ाई में तेलुगु कंपलसरी करने के लिए कोशिश किया है, कंपलसरी करना बोल के एक जीवो भी निकाला है। लेकिन कितना इफेक्ट होता, वो कितने फॉलो करते, वो बाजू रखे तो सब गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो यहाँ पे रख रहा है। इसलिए इस साउथ में पूरा कल्चर और लैंग्वेजेस जो है इससे नॉर्थ से हटके रहते हैं, नॉर्थ से डिफरेंट रहते हैं बोल के बिल्कुल पे यानी जबान का बिल्कुल असर रहा है, जिसकी वजह से जुनूबी रियासतों पर सियासत जो है जुनूबी लीडर्स की ही हावी रही है। एजाज साहब को एक बार फिर जोड़ेंगे। एजाज साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि
साउथ और नॉर्थ की पॉलिटिक्स को लेकर क्या डिफरेंसेस है, क्या वाकई इतनी सोच में फासला है दोनों लीडरशिप में? हालांकि मुद्दे इस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन को देखें तो कौमी मुद्दे सामने हैं। जी, हेलो जिलानी साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बताएं। मेरी आवाज आ रही है? आप बिल्कुल आ रही है अच्छा, सर, बताएं। क्योंकि मैं आपको ठीक से मैं सुन नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं ख्यास करता हूं कि आप जो बातें कहना चाहते हो मेरी ख्यास आराई पे मैं कह रहा हूं। जी जी, आपने जो शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान में हमारी सियासी सोच अलग है और हमारे लीडर्स उस तरह दबाव नहीं डाल सकते जो सेंटर में जिस तरह नॉर्थ के हमारे लीडर्स डालते हैं। जी, ये आपका अहम मुद्दा है जिस पे आपने अपनी तार को छेड़ा है। जी, बात ऐसी नहीं है। एक दौर था, अब मैं आपको माजी में ले जाता हूं, जबकि रामकृष्ण हेगड़े साहब यहां पर कर्नाटक में जब चीफ मिनिस्टर थे जी, उस वक्त पे एक खुला पैदा हुई थी नॉर्थ में कि कौन सीएम बनेगा जी। तो उस वक्त पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में वो जो बिल्कुल उभर के आए थे उस वक्त पे वीपी सिंह भी थे, रामकृष्ण हेगड़े भी थे और चंद्रबाबू नायडू भी थे। ये तीन शख्सियतों के नाम उस वक्त पे पैरेलल चलते थे जी। ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त पे देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालात अगर हम तारीख पे देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्थ और साउथ में बहुत चीजों का फर्क है। एक हिंदुस्तान की आजादी के स्ट्रगल का जितना नॉर्थ पे उसका इफेक्ट है और बंटवारे का जो नॉर्थ पे इफेक्ट है उस पे साउथ पे उतना इफेक्ट नहीं है। जुबान इसका भी जो इफेक्ट है, जो इत्तेहाद और जो यूनाइट करती है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स को नॉर्थ में, शुमाल में जो यूनाइट करती है जुबान जी जी, साउथ में हमको वो यूनिटी यहां पर नहीं मिलेगी क्योंकि हम मुख्तलिफ जुबानों के मालिक है। कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है और केरलाइट की मलयालम और तमिलनाडु की तमिल है जी। मगर नॉर्थ में ये नहीं है। आप ईस्ट से पंजाब से लेकर अगर आप आसाम तक भी अगर चले जाएं तो लोग पंजाबी और असमी बोलते क्यों ना हो मगर जबान की नोवियत से सब एक है। और लीडर्स जो हैं हमारे लीडर्स जो है कांग्रेस को अगर देखा जाए तो एक घराने ने इसकी बागडोर को संभाली हिंदुस्तान को ठीक। और जब अपोजिशन जब आया तो वो बीजेपी का अपोजिशन आया जी। और बीजेपी का अपोजिशन जिस तरह इट परकोलेटेड टू द साउथ, ये शुमाल से शुरू हुआ और धीरे धीरे जुनूबी हिंद पे ये काबू पाता रहा। तो क्वाइट नेचुरल जब कांग्रेस का असर हिंदुस्तान की सियासत पे जब कम हो गया तो बीजेपी चूंकि वो ऊपर उभरा था शुमाल से जी, तो शुमाल पे वो काबू हो गया। अब साउथ में चूंकि उसकी असर इतने नहीं थे, धीरे धीरे इसके असर यहां पर रहे। यानी कांग्रेस के बाद फिर वही नेशनल पार्टी बीजेपी ही असरअंदाज होती नजर आई पूरे हिंदुस्तान पर। चाहे हम साउथ की बात करें, साउथ में कर्नाटक में अब बीजेपी पहुंचती है और झुकाव एक तरह से अगर हम तमिलनाडु और कर्नाटक के पानी की बात करें तो ऐसे में कर्नाटक की तरफ एक तरह से झुकाव है जिसकी वजह से तमिलनाडु में वो पहुंच नहीं पा रही है बीजेपी। ये भी एक वजह हो सकती है। तो मैं इसकी और एक बात अच्छी जी फरमाएं। मैं सुन नहीं पा रहा हूं जी। अब आप देखें कि आप हिंदुस्तान के अंदर अब अपोजिशन का कोई लीडर नहीं रहा पार्लियामेंट में, मगर कांग्रेस का जो लीडर रहा है आज जो खरगे साहब हैं, तो मल्लिकार्जुन खरगे को आज लीडरशिप मिल चुकी है कांग्रेस की रिप्रेजेंट करने की। तो इसी तरह बीजेपी जब शुमाल पे काबू पा गई, उसका असर वहां पर शुमाल पे ज्यादा हो गया, तो क्वाइट नेचुरल कांग्रेस के लीडर जो साउथ के थे वही सेंटर पे लीडर बनने लगे हैं। बिल्कुल हो सकता है एक वक्त ये भी आए, तारीख इस बात की शाहिद बन जाए कि बीजेपी आज वहां पर शुमाल में है और मोदी उसके लीडर हैं। हो सकता है कल फिर दोबारा शुमाल में कांग्रेस आ जाए और बीजेपी साउथ में आ जाए तो लीडर साउथ से उभरे। बिल्कुल साउथ की बात करें, साउथ के लीडर उसी वक्त सामने नजर आते हैं वो चेहरे, तब इन बड़ी पार्टियों को, नेशनल पार्टीज को जरूरत महसूस होती है कौमी पार्टियों में
स्टेट लेवल के लीडर ही बड़ा चेहरा बनकर सामने आते हैं। तो साउथ और नॉर्थ के बीच जबान, कल्चर और दीगर ऐसी कई चीजें हैं जो सियासी टकराव के तहत फासला बनता है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस इलेक्शन एजेंडा पर बात करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।